और क्लास 15 में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? क्लास 15 में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के आगे की कहानी, जिसमें मैंने आपको बताया था एल फ्रेम और COM फ्रेम दो तरीके के फ्रेम होते हैं, ठीक है। एल फ्रेम को लैब फ्रेम भी कहते हैं एंड सी फ्रेम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लैब फ्रेम होता है, फ्रेम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रेम का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम से देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस फ्रेम को कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैं पृथ्वी पे हूं, जैसे मैं अर्थ पे हूं, ठीक है, और अर्थ घूम रही है तो मैं अर्थ के ही फ्रेम में हूं। और अगर मैं पृथ्वी से बाहर हूं तो मुझे नजर आता है कि पृथ्वी घूम रही है, परंतु मैं तो नहीं घूम रहा। तो होता क्या है कि देखने के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट को देखने के तरीके को बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया गया है। जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कोई बंदा बैठा है, तो वो हमें, जब मैं बाहर से देखूंगा उसे ग्राउंड से, तो वो मुझे चलता हुआ नजर आता है। जबकि यहाँ पर मेरा फ्रेम क्या था, ग्राउंड था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे ये बंदा चलता हुआ नजर आता है क्योंकि ट्रेन चल रही है। वहीं पर अगर मैं इस ट्रेन के अंदर चले जाऊं तो मेरे को ये बंदा रेस्ट में दिखेगा, हालांकि ट्रेन चल रही है। तो होता क्या है, इसी को हम फ्रेम कह रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के नाम के दिए गए हैं, एक दिया गया है एल फ्रेम और एक दिया गया है सी फ्रेम, यानी कि लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। ना बात करते हैं लैब फ्रेम क्या होता है। तो लैब फ्रेम को एल फ्रेम भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब हम किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं तो कहां से स्टडी कर रहे हैं, लैब या ग्राउंड से, यानी कि हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। हम लोग कहाँ पे हैं, ग्राउंड में। हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं और वो पार्टिकल जो है उसको देख रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई एक पूरी की पूरी बॉडी है, ये मूव कर रही है। तो जब मैं इसे ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे इसका एक एक कण, एक एक पार्टिकल, एक एक जो भी इसके अंदर छोटे छोटे द्रव्यमान है, मासेज हैं, वो मुझे एक ही वेलोसिटी से चलते हुए दिखेंगे, जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। या अगर मेरे को यहाँ पर बोला जाएगा कि सर इस वाले पार्टिकल का, यानी कि आयत पार्टिकल का या क्या वेग होगा, तो हमें पता है आयत पार्टिकल का वेग हो जाएगा MI/VI अपॉन जो भी उसका मास होता है वो, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ith पार्टिकल का वेग यानी कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हम जब किसी चीज को कहां से देख रहे हैं, जमीन से देख रहे हैं कि अच्छा वो हमारे अकॉर्डिंग चल रही है या रुकी हुई है, ठीक है। तो जब हम लैब यानी कि ग्राउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उस फ्रेम को लैब फ्रेम कहते हैं या एल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। एल फ्रेम में होगा क्या, तो आप ग्राउंड में होंगे यानी कि लैब में होंगे, और लैब के रिस्पेक्ट में बॉडी की जो भी वेलोसिटी होगी तो वो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही होगी, है ना। जो भी बॉडी चल रही होगी, जिस भी वेलोसिटी से चल रही होगी, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एल फ्रेम कहां से होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वहीं पर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, यानी कि COM फ्रेम की, जिसको हम सी फ्रेम भी कहते हैं। तो अब हम बॉडी की स्टडी तो कर रहे हैं, जब हम बॉडी के पार्टिकल की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन नाउ हम उसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, यानी कि अब हम बाहर नहीं थे, अब हम उस बॉडी के ऊपर ही बैठ गए, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गए माना। और सेंटर ऑफ मास से अब हम चेक कर रहे हैं कि ये बॉडी कैसे चल रही है। तो जब हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ जाएंगे और चेक करेंगे इस बॉडी का मोशन, तो दोस्तों देखने में क्या मिलेगा कि हम सी फ्रेम में हैं या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो आप ग्राउंड में तो हो नहीं, आप कहां बैठे हो, सेंटर ऑफ मास पर बैठे हो। तो जब सेंटर ऑफ मास पर बैठकर आपकी और बॉडी की वेलोसिटी, तो आप जैसे ही सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो आपकी और बॉडी की वेलोसिटी तो सेम होगी ना, क्यों, क्योंकि अभी तो आप उस फ्रेम में बैठे हो। जैसे पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के अंदर हूं ना मैं, तो मैं भी तो पृथ्वी के साथ घूम रहा हूं, तो जितनी वेलोसिटी पृथ्वी की है उतनी ही वेलोसिटी मेरी भी है। भाई जितना वेग इस पृथ्वी का है उतना ही वेग मेरा भी है, यानी कि अगर पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य के चारों तरफ, तो मैं भी चक्कर काट रहा हूं, इन शॉर्ट कह सकता हूं। सीधी सीधी बात है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे छोड़ दिया पृथ्वी ना, बोला तू यहीं रह मैं चक्कर मार के आ रही हूं, नहीं, है ना। तो जितनी स्पीड में, जिस चक्कर में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, मैं भी काट रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं किस फ्रेम में हूं, पृथ्वी के साथ हूं। यानी कि जितना पृथ्वी का, जितना अर्थ का वेलोसिटी है उतनी मेरी वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास पर बैठकर जब हम बॉडी की वेलोसिटी को देखेंगे तो भैया हमारी वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अगर मैं किसी ith पार्टिकल को यहां से देखूंगा तो हो सकता है उस ith पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी अलग हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप सी फ्रेम में हैं तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे हैं, ठीक है। तो सी फ्रेम में आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि आप उसी चीज पे बैठे हो। जैसे ट्रेन के अंदर, चलती हुई ट्रेन में मैं बैठ जाऊं,
तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं। चलती हुई ट्रेन में अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से ट्रेन चल रही है उतनी तेजी से मैं चल रहा हूं। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो मैं तो शून्य में हूं। लेकिन अगर मुझे कोई ग्राउंड से देखेगा तो वो बोलेगा हाँ वो तो इतनी तेज चल रहा था। बात समझ रहे हो कि अगर मुझे कोई ग्राउंड से देखेगा और मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, माना फॉर कोई ऑब्जर्वर मुझे ग्राउंड से देख रहा है तो ये एल फ्रेम से देख रहा है मुझे, तो जितनी वेलोसिटीज पूरी की होगी उतनी चीज मेरी भी होगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जब आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी और उस एंटायर बॉडी की वेलोसिटी सेम ही होगी। इसलिए आपका जो अगर हमें सेंटर ऑफ मास के हिसाब से आपकी वेलोसिटी देखो तो जीरो है ना, क्योंकि बॉडी तो चल ही नहीं रही है, रेस्ट पे हो आप एक हिसाब से। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में अगर मैं आपसे आपका मोमेंटम बोलूं तो सी फ्रेम में आप देखेंगे कि वेलोसिटी तो होती है जीरो, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग क्योंकि शून्य है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो हमारा मोमेंटम भी जीरो होगा, और इसको कहेंगे जीरो मोमेंटम फ्रेम, यानी कि शून्य संवेग का एक फ्रेम कहेंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मैंने कहा वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की आई एल फ्रेम में। तो आईएथ पार्टिकल है कोई, माना बहुत सारे पार्टिकल है और एल फ्रेम में, किस फ्रेम में, एल फ्रेम में देख रहा है, तो भैया जो वेलोसिटी आईएथ पार्टिकल की होगी वो क्या होगी, वी आई होगी। सिंपल सी बात है। कैसे निकाली जाती है वेलोसिटी, हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाली जाती थी, m1v1 प्लस m2v2, इस तरीके से निकाली जाती थी अपॉन टोटल मास। तो आईएथ पार्टिकल की कैसे आएगी, mi/vi, सिंपल है ना, टोटल मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो वी आई पार्टिकल को अगर आप देखोगे तो भाई आप उसी स्पीड से देखोगे जिससे वो चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल एल फ्रेम में वी आई होगी। लेकिन आप एल फ्रेम की जगह अगर आप इसको सी फ्रेम से देखोगे, यानी कि आप बैठ गए इसके ऊपर और आप यहीं पर हो, तो ये ith पार्टिकल आपको कितनी तेजी से घूमता हुआ नजर आएगा, इसकी स्पीड है वी आई और आपकी ये सेंटर ऑफ मास, तो आप अपनी स्पीड इससे घटाओगे भाई, तो जो क्यों, क्योंकि ये उस स्पीड से भी तो घूम रहा होगा जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। आईएथ पार्टिकल तो उस स्पीड से भी चल रहा होगा ना जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, यानी कि मैंने अभी कण अलग कर दिया, तो इसके पूरे वेग से मैं सेंटर ऑफ मास का वेग हटाऊंगा, तब जाके क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, आईएथ पार्टिकल की। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कौन से फ्रेम से कौन से पार्टिकल को देख रहे हो और आपसे पूछी कौन सी वेलोसिटी है। तो आईएथ पार्टिकल की सी फ्रेम में वेलोसिटी होती है वी आई माइनस वी सेंटर ऑफ मास, सीओएम का मतलब सेंटर ऑफ मास है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास बात। नाउ फिर हम देखते हैं थोड़ा सा सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स की तरफ। सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ओरिजिन से मैंने एक m1 मास को माना जो किसी पॉइंट P पे है, और q मास को m2 मास को माना जो q पॉइंट पे है, ठीक। तो ओरिजिन से r1 वेक्टर की दूरी पे p पार्टिकल है और r2 वेक्टर की दूरी पर m2 पार्टिकल है। मान लिया मैंने इसका रिजल्टेंट जो है ये c बन रहा है, यानी कि यहाँ कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है c पॉइंट पे। तो आप सभी को पता है कि सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमें पता लगी गया, समेशन mi आ रहा है अपॉन समेशन mi। अब क्योंकि इस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल है तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर यानी कि जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो कैसे निकलेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर तीन होते तो m3 r3 आ जाता, नीचे m3 हो जाता, चार होते तो m4 r4 हो जाता और नीचे एक और m4 आ जाता। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकालते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ही पार्टिकल थे, तो दो पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल दिया, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ना दोस्तों, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ओरिजिन पे लाई करे, यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करता है, तो मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा ये सी पॉइंट कहां आ गया, इस ओरिजिन पे आ गया। अगर ये सी पॉइंट इस ओरिजिन में है तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन में है, और अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन में है तो कोऑर्डिनेट कितने होते हैं ओरिजिन के, 0 0, यानी कि आर की वैल्यू है ही नहीं कुछ, आर शून्य है। यानी कि अगर पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लाई करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के, तो आर वेक्टर यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो जीरो हो जाएगा। अब आर वेक्टर है क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो होता है हमारे पास आर वेक्टर। तो इसका मतलब ओरिजिन में एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, इसका मतलब हमारे पास आर जीरो है। तो इस केस में आप देखेंगे अगर आर को जीरो रखेंगे तो m1 m2 जो ये प्लस में है ये तो मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है, इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, यही तो बचेगा। ये पूरा शून्य हो गया, ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, और जब ये पूरा शून्य हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा,
m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर बराबर 0। दोस्तों इस m1r1 को यहीं छोड़ो, ये पूरा का पूरा माइनस m2r2 उधर चला जाएगा। अगर m1 अपॉन m2 निकालेंगे आप तो r2 अपॉन r1 आ जाएगा। यानी कि यहां से क्या पता लगा, यहां से ये पता लगा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग को। यानी कि जो एक लाइन होती है, दो द्रव्यमानों को, दो मासेस को जोड़ने वाली लाइन, इसको भाग देता है, इस लाइन को तोड़ देता है, इसको डिवाइड करता है दो रेशियो में। दो रेशियो में, किस रेशियो में? इनवर्स रेशियो में, यानी कि R2 अपॉन R1 इनवर्स रेशियो में, क्योंकि M1 अपॉन M2 था तो इनवर्स रेशियो में तोड़ देता है R2 अपॉन R1, और ये हमने परसों की क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर देता है दो रेशियो में इस तरीके से। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। एक सेकंड ना दोस्तों, हाँ नाउ बात करते हैं रिड्यूस्ड मास क्या होता है। ठीक है, तो कई बार रिड्यूस्ड मास डायरेक्ट पूछ लेता है। देखो, जब कोई भी बाहरी बल ना लग रहा हो, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर कोई भी बाहरी बल ना लग रहा हो और सिर्फ जो फोर्स लग रहा हो उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, जैसे क्या होता है, कोलिजन होता है, जो बॉडी आपस में टकराती है, तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी, F12 बराबर माइनस F21। भैया पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कितना लगाया, दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे कितना लगाया, लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यानी कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कोई भी बाहरी बल ना लगे और यहाँ पर जो पार्टिकल है उनके बीच सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा हो, सिर्फ आपस के बल लग रहे हो, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो ये सिस्टम था ना, जो दो मासेस का, ये कंसीडर किया जाता है पूरा का पूरा एक ही सिस्टम, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम कंसीडर किया जाएगा, जिसका मास आपको दिया जाएगा इस फॉर्मूले से, म्यू से, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, या इसको कई बार बोला जाता है 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। दोस्तों इस म्यू को कहा जाता है रिड्यूस्ड मास। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड द रिड्यूस्ड मास। ठीक है, नाउ ये रिड्यूस्ड मास होता क्या है, देखो ये एक, इट एक्ट्स एज अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास। ये एक पॉइंट का ही काम करता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये एक पॉइंट का ही काम करेगा जो सेंटर ऑफ मास की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या करता है, एक ऐसे पॉइंट का काम करता है, ऐसे बिंदु का काम करता है जो सेंटर ऑफ मास का ही काम करता है, जो लाइन को डिवाइड कर देता है इनवर्स रेशियो में। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिड्यूस मास क्या होता है, तो रिड्यूस मास कुछ नहीं होता, रिड्यूस मास एक सेंटर ऑफ मास का ही पॉइंट होता है, जो भैया इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंसीडर करोगे ना, एक सिंगल मास कंसीडर करोगे, तो सिंगल मास अगर आप कंसीडर करोगे तो इस तरीके से निकाला जाएगा। और भैया ये क्या करेगा, इस लाइन ज्वाइनिंग को, जो ये दो मासों को जोड़ रही है लाइन, M1 और M2 को जोड़ने वाली लाइन है, इनको रेशियो में, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है। सिंपल। सो दिस इज समथिंग रिड्यूस्ड मास ऑफ अ बॉडी। आपको याद रखना है डायरेक्ट रिड्यूस मास का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, आपके पास दो द्रव्यमान होंगे, दो द्रव्यमानों के थ्रू आप ऐसे करके रिड्यूस मास निकाल सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इस टॉपिक के या इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रॉकेट। तो बेसिकली रॉकेट क्या होता है या रॉकेट प्रपल्शन क्या है। तो रॉकेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली सैटेलाइट को किसी एक ऊंचाई तक लेके जाता है। आपको पता है किसी भी सैटेलाइट को अगर मुझे उसके ऑर्बिट तक पहुंचाना है, या किसी एक डिजायर्ड, मेरे को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो रॉकेट के थ्रू मुझको पहुंचाना होगा। तो रॉकेट में बिठाऊंगा और उसको पहुंचा दूंगा किसी हाइट पे या किसी एक पॉइंट पे। नाउ सवाल उठता है कि सर इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो आपको पता है रॉकेट जो प्रिंसिपल पे होता है वो चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू, यानी कि रेखीय संवेग के संरक्षण पर इसका सिद्धांत निर्धारित है। यानी कि कंजर्वेशन होता है मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, बाहरी बल नहीं लग रहा होता, मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व्ड होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है कि रॉकेट किसके थ्रू चलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बात याद रखिएगा। ना होता क्या है, देखो होता क्या है, मैंने आपको बोला था, या इस बात को ऐसे समझ लो कि जो रॉकेट होता है ना, उसके अंदर ना दो चीज होती है। रॉकेट जब अपने साथ जाता है तो रॉकेट ऐसे नहीं जाता कि बस सीधे उड़ गया। रॉकेट के पास दो चीजें होती है, इसके पास चैम्बर तो होता ही है उसका अपना, रॉकेट के चैम्बर, और रॉकेट के चैम्बर में ना भरी होती है गैसेस। ठीक है, क्या भरी होता है, फ्यूल भरा होता है, ईंधन भरा होता है। तो होता क्या है ना, रॉकेट के अंदर फ्यूल जो होता है तो उसमें होता है लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड पैराफिन, जिसमें मतलब मिट्टी विट्टी का तेल वेल भर देते हैं और इसको उड़ा देते हैं। अब इसको उड़ा तो देते हैं, लेकिन इसके चैम्बर में ये लिक्विड के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सीडाइजर होता है।
अब ये ऑक्सीडाइजर क्या करेंगे, लिक्विड के रॉकेट के चैम्बर में ना बर्निंग करेंगे। अब रॉकेट के चैम्बर में जो रॉकेट होता है उसके चैम्बर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर इस चैम्बर में बर्निंग होगी, और बर्निंग के कारण बहुत तेजी से क्या होंगी, गैसेस नीचे की तरफ भागना शुरू करेंगे, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि ये करेंगे एक्शन, और एक्शन होगा यहाँ के आसपास की सराउंडिंग पे, ये गैसेज एक्शन करेंगी और इसको मिलेगा रिएक्शन फोर्स, और रॉकेट उतनी तेजी से भागता जाएगा आगे। तो ये वही कह रहा है यहाँ पे कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जब सारी गैस बहुत हाई प्रेशर से बाहर निकलेंगी, यानी कि जब इसके अंदर चैम्बर में बर्निंग होगी और गैसेस बाहर निकलेंगी, तो थ्रस्ट आएगा। क्या प्रोवाइड करेगा, थ्रस्ट, प्रणोद आएगा ना, थ्रस्ट प्रोवाइड होगा। थ्रस्ट का मतलब क्या होगा, एक नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, वो थ्रस्ट होगा, सॉरी नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, जिससे क्या होगा, एक थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ। आपने देखा भी होगा जब पानी के अंदर कोई चीज डूब जाती है तो पानी के नीचे वेट लग रहा होता है और ऊपर लग रहा होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट, तो थ्रस्ट कौन लगा रहा है, इसका रिएक्शन है एक हिसाब से, पानी का जो बेसिकली क्या है, एक फोर्स है, बियॉन्सी हम जिसको कहते हैं, है ना, उत्प्लावन बल हम जिसको कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये जो गैसेज हैं ये नीचे की तरफ इतनी तेजी से भागेंगी कि ये थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगी, और रॉकेट उससे और आगे जाता जाएगा, और रॉकेट जब आगे जाता जाएगा, इसी को हम बेसिकली कहते हैं रॉकेट प्रपल्शन, यानी कि रॉकेट का आगे जाना। तो बेसिकली अब चलो देखते हैं कि रॉकेट किस तरीके से आगे जाता है, और आपको इस थ्रस्ट के बारे में जानना है। 3 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। देखो, m है मास ऑफ रॉकेट विद इट्स फ्यूल, यानी कि माना कोई रॉकेट है जिसका m द्रव्यमान है, और m द्रव्यमान तो है ही है, साथ में दोस्तों रॉकेट का ईंधन के साथ द्रव्यमान है, यानी कि फ्यूल के साथ द्रव्यमान है। ये मत सोचना कि सिर्फ रॉकेट का है, फ्यूल का मास अलग है, नहीं, m पूरा मास है रॉकेट, और उसके साथ जो भी फ्यूल है उसका मास, और v वेलोसिटी से रॉकेट भागे जा रहा है ऊपर। माना दोस्तों छोटे से टाइम के बाद, बहुत ही छोटे टाइम पे, एक छोटा सा रॉकेट के अंदर जो मुझे है फ्यूल है वो जलता है, और जलने के कारण वो फ्यूल बहुत तेजी से नीचे गैस बन के आता है। तो मास ऑफ फ्यूल इजेक्टेड कितना हुआ, डेल्टा एम, क्योंकि बहुत छोटा सा द्रव्यमान क्या हुआ, निकल गया ना। अब बहुत छोटा सा द्रव्यमान निकल गया, यानी कि रॉकेट का द्रव्यमान अब कम हो रहा होगा, क्योंकि एम में से फ्यूल कम हो रहा है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, रॉकेट का द्रव्यमान कम होगा। अब नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, वीई हमारे पास एक ऐसा वेग है जिससे ये सारी की सारी गैस नीचे की तरफ आ रही है। वीई वो वेग है जिससे सारी गैस नीचे की तरफ आ रही है, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे फ्यूल की, क्योंकि फ्यूल आ रहा है ना नीचे, किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के। अगर मैं रॉकेट पे बैठा हूंगा तो मुझे फ्यूल ना इतनी तेजी से नीचे आता दिखेगा वीई वेग से। मैं अभी भी बता रहा हूं, वीई वेग हम कहां से कंसीडर कर रहे हैं, रॉकेट से कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यानी कि इंजन कितनी तेज गैस फेंक रहा है वो वेलोसिटी है वीई, इंजन कितनी तेजी से गैस को फेंक रहा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल है, क्योंकि ये वेग नीचे की तरफ है तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो चीज ऊपर से नीचे आती है वो माइनस वाई एक्सिस में आती है, तो नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रॉकेट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, इसलिए हम इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो वीई क्या है, एक रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर मैं रॉकेट से देखूंगा कि गैस कितनी तेजी से नीचे जा रही है, तो वीई वेग से नीचे जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सर अगर आपने कहा कि ये रॉकेट है, बिल्कुल, और आपने कहा इसके नीचे जो वेलोसिटी है वो वीई है, यानी कि इतनी तेजी से ये गैसेस नीचे आ रही हैं, जिसके कारण वी वेग से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं रॉकेट से देख रहा हूं ना, तो ये वीई है, तो ये वीई है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अगर मैं इस चीज को पृथ्वी से देखता, देख लो, पृथ्वी से देखता, तो मान लिया मैंने, जब मैं पृथ्वी से देख रहा हूं तो वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि अर्थ से मैं देख रहा हूं, तो मुझे इस रॉकेट को ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखेगा बहुत तेजी से, यस सर। लेकिन मुझे जो ये वेलोसिटी दिख रही है ना फ्यूल की, ये नीचे की तरफ दिख रही है वीई, हाँ सर, माइनस में। तो मेरे को ये रॉकेट कितनी तेजी से ऊपर जाता दिखेगा, क्या वी वेग से दिखेगा, नहीं, मुझे पता है कितनी तेजी से दिखेगा, ध्यान से समझना। क्योंकि ये जो वेग है ना, ये वेग जो नीचे की तरफ फेंक रहा है, ये इसको ना बहुत तेजी से ऊपर को धक्का मार रहा होगा, किसको, रॉकेट को। तो जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ एजेक्टेड फ्यूल। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझना, कि अगर एक बंदे को कोई दूसरा बंदा देख रहा है, जैसे हम करते भी नहीं थे कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे, तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड, तो आपस में कैसे दिखेंगे, ऑब्वियसली 4 मीटर पर सेकंड में दिखेगा वो। क्यों दिखेगा 4, क्योंकि ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसको बहुत तेजी से आते हुए दिखेगा, इसको भी बहुत तेजी से आते दिखेगा। तो कैसे करते थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी।
क्योंकि ये जो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है तो इसका माइनस बी ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा वी ए प्लस वी बी, तो इसलिए जुड़ जाएंगी दोनों वेलोसिटी। तो वहीं पर हम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ। तो भैया रॉकेट जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी, ठीक है सर। और रॉकेट का जो फ्यूल है वो आ रहा है नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव थी, बिल्कुल। तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस और माइनस हो गए प्लस। और जब मैंने ग्राउंड से देखा तो मुझे रॉकेट कुछ इतनी तेजी से भागता हुआ दिखा। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, क्योंकि मुझे ऐसे बोल दे कि रॉकेट को जब देखा था ना पृथ्वी से तो भैया वो वीजी स्पीड से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और जब रॉकेट की वैसे एक्चुअल स्पीड आसमान में है 5 मीटर पर सेकंड या 6 मीटर पर सेकंड, बताओ जो ये वेलोसिटी क्या होगी इस फ्यूल की, जो रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या होगी। मतलब रॉकेट से अगर इस फ्यूल को ईंधन को देखोगे तो क्या होगी, तो ऑब्वियसली 10 में से 6 माइनस कर दो, 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से वीई आप निकाल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी है ये रॉकेट की, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो आप पृथ्वी से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, जब आप रॉकेट से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि दोस्तों, और ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ रही, तो नीचे की तरफ आने वाली को हमने नेगेटिव ले लिया। तो वीई नीचे आ रही थी, वी ऊपर जा रहा था, इसलिए पॉजिटिव है। ना बात करते हैं दोस्तों कि चलो वी हमें तो पता लग गया, अब थ्रस्ट कितना प्रोवाइड हो रहा होगा, यानी कि जब ये रॉकेट उड़ रहा है तो थ्रस्ट कितना मिल रहा होगा। तो थ्रस्ट मिलता है दोस्तों वीई डीएम बाई डी। आपको याद रखना है जो प्रणोद होता है, जो हमें बेसिकली प्रणोद यहाँ पे प्रोवाइड होगा वो होगा वीई। वीई क्या थी, उस फ्यूल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। डीएम बाई डी क्या है, कितना द्रव्यमान कितने समय पर खर्च हुआ, यानी कि इंजन ने कितना फ्यूल खत्म किया है हर एक सेकंड में, इससे आपको थ्रस्ट प्रोवाइड होगा। ऑब्वियसली ना, देखो कितनी तेजी से वो फ्यूल भाग रहा है, ठीक है, और हर एक सेकंड में कितना द्रव्यमान उसका खत्म होता जा रहा है, ये दोनों चीज पता लग जाए तो उतना ही तो थ्रस्ट होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। गौर से इस फॉर्मूले को देखोगे आप, जरा गौर से इस फॉर्मूले को देखोगे तो बल क्या होता है, थ्रस्ट एक तरीके से बल होता है ना, तो बल क्या होता है, बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो आप देखो वीई dt यहाँ पे लगा दो, डीएम यहाँ लगा दो, वी अपॉन dt क्या होगा, एक्सेलरेशन ही तो होगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना ही थ्रस्ट आपको प्रोवाइड होगा। बट आपको ऐसे याद रखना है कि वीई डीएम बाई dt, क्योंकि द्रव्यमान हर एक सेकंड में धीरे 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 घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पास इसका कॉन्सेप्ट। आपको ये याद रखना है कि जो थ्रस्ट है वो होगा वीई डीएम बाई dt, यानी कि हर एक सेकंड में कितना द्रव्यमान फूक रहा है और कितनी तेजी से वो नीचे भाग रहा है, इंजन उसे कितनी तेजी से बाहर फेंक रहा है, उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा और रॉकेट भैया उतनी तेजी से ऊपर जाता रहेगा। सो ये फॉर्मूला होता है थ्रस्ट का, आपको डायरेक्ट याद रखना है। वी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से निकाल सकते हो, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। नाउ बात करते हैं कि अब ये रॉकेट पहुंच गया और रॉकेट चल रहा है, तो सर दोस्तों इसमें गति का कौन सा समीकरण लगता है, तो गति का समीकरण भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो गति का क्या समीकरण है, तो माना एमओ इनिशियल मास है रॉकेट का, एमओ इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, ठीक है, एंड फ्यूल, यानी कि जब हम उड़ा रहे थे, उड़ाने से पहले एमओ द्रव्यमान था रॉकेट का और फ्यूल पूरा भरा हुआ था ना रॉकेट, अभी रॉकेट से कुछ बाहर नहीं निकला, ठीक है। वीओ जो है इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की, यानी कि रॉकेट जो है जिस वेलोसिटी से चलता है प्रारंभिक में उसकी जो भी वेग था वो है। वी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि भैया किसी टाइम पे, मैंने बोला 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद क्या वेग पकड़ लिया रॉकेट ने, क्योंकि अब धीरे धीरे रॉकेट क्या करेगा, फ्यूल फेंकेगा, फ्यूल फेंकेगा बाहर, ऑब्वियसली बर्निंग होगी तो फ्यूल फेंकेगा बाहर, फ्यूल फेंकेगा बाहर तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो हर एक सेकंड में जो उसकी स्पीड बढ़ रही है, जो भी है, जो स्पीड है उसकी एक पर्टिकुलर सेकंड में, उसको मैंने वी मान लिया। और एम है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मास, क्योंकि मास भी यहाँ पर चेंज हो रहा है हर एक सेकंड में, क्योंकि द्रव्यमान, क्योंकि फ्यूल बाहर जा रहा है, ईंधन बाहर जा रहा है, ईंधन बाहर जा रहा है तो भैया द्रव्यमान भी बदलता जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि प्रत्येक क्षण में हमने इसका वेग ज्ञान करना है और मास देख लेना है। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर जो लगने वाली है वो कुछ इस तरीके से लगने वाली है कि v बराबर वीओ, वीओ क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस वीई लॉग ई एम अपॉन एम। क्या फॉर्मूला कह रहा हूं, v बराबर vo प्लस वीई लॉग बेस ई एम ओ अपॉन एम, यानी कि तात्क्षणिक वेग जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो आएगी जो उसकी प्रारंभिक वेग है वो। अब हर बार तो क्या हो रहा है, देखो इसका वेग बढ़ता जा रहा है, उसमें आप जोड़ोगे ई, वीई, वीई क्यों जोड़ोगे दोस्तों, क्योंकि इतनी स्पीड और मिली होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे द्रव्यमान घटता जा रहा है उसका लॉग। तो ये आपको याद रखना है। वीई यहाँ पर वेलोसिटी, मैं फिर भी बोल रहा हूं फ्यूल की है, किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में,
कि भैया रॉकेट के अनुसार कितनी तेजी से इसका ईंधन बाहर गया होगा, वह वेग है वीई, वह वेलोसिटी है वीई। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वीई लॉग बेस ई एमओ अपॉन एम। सारी चीजें मैंने बता दी, कौन सी चीज क्या है। एंड इसी की तरह हमारे पास लास्ट टॉपिक इसका आता है मैक्सिमम बर्नड आउट वेलोसिटी, यानी कि जब पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, पूरा भैया चैम्बर के अंदर सारा का सारा जितना भी ईंधन था सब जल गया, सब फूक गया, फूकेगा तो क्या होगा, हमारा रॉकेट बहुत स्पीड में निकलेगा। तो सर क्या स्पीड होगी उस रॉकेट की, जरा ये चेक कर लेते हैं। तो जब पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो mf मान लिया मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट। अब रॉकेट तो खाली हो चुका है ना, एम्प्टी मतलब क्या, फ्यूल जल चुका है, अब बस इसमें क्या बचा, खोखा खोखा बच गया इसका, ठीक है। तो मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट एट बर्नआउट, यानी कि जब पूरा का पूरा एंटायर फ्यूल क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो mf क्या है, वह द्रव्यमान जब सारा का सारा क्या हो गया, जितना भी ईंधन था वो सारा का सारा खर्च हो गया, खत्म हो गया। तो भैया इस टाइम माना vf उसकी वेलोसिटी हो गई, इस टाइम इतनी तेजी से रॉकेट भाग रहा है vf स्पीड से। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है क्योंकि सारा ईंधन जल चुका है, फाइनल वेलोसिटी बोलो क्योंकि सारा ईंधन जल चुका है या सारा फ्यूल बर्न आउट हो चुका है, और समटाइम्स बर्न आउट वेलोसिटी भी से कहते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, बर्न आउट वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फिर आगे कुछ ऐसे हिंट दे रखा, व्हेन द फ्यूल इज बर्नड आउट और कुछ ऐसे करके दे रखा होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा ये vf इज इक्वल टू माइनस वीई लॉग ई एम ओ अपॉन एम। एमओ क्या था दोस्तों, याद है ना आपको, एमओ था हमारे पास एमओ था हमारे पास एमओ हमारे पास क्या है, एमओ हमारे पास है इस रॉकेट का द्रव्यमान, मास ऑफ रॉकेट एंड फ्यूल, यानी कि फ्यूल और रॉकेट का द्रव्यमान है हमारे पास, यानी कि इसका इनिशियल मास समझ सकते हो आप कि प्रारंभिक द्रव्यमान क्या है। तो आपको इस तरीके से इसका क्या निकालना है, vf यानी कि बर्न आउट वेलोसिटी। तो इतना बर्न आउट वेलोसिटी होगी कि जब सारा का सारा जल जाएगा, सारा का सारा फ्यूल जल जाएगा, तो माइनस वीई लॉग बेस ई एम ओ अपॉन एम एफ। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करने, क्या करने, क्योंकि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है, एंड उसके बाद मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। स्टार्टिंग करेंगे वेक्टर से, ठीक है, फिर जो जो चैप्टर हमने जैसे जैसे पढ़े उसकी क्वेश्चन सीरीज आपको मिलती रहेगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं सब आपको बता दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो बस आपको अभी ये थ्योरी पढ़ते रहनी है, सारी की सारी चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, यानी कि ये क्लासेस तो चलती रहेंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस अलग मिलेंगी, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल सुबह, सेम टाइम सेम जगह। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।